गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में और मैं हूं दीपक खजूरिया। तो बात करते हैं आज की खास सुर्खियां क्या हैं। इंडिया पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर की फ्लैग मीटिंग। लगातार नियंत्रण रेखा पर चल रहा था तनाव मिटाने के लिए दोनों सेनाएं आए आमने सामने। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलएस के बाद अब लाल चौक ट्रेडर्स ने भी उठाया शराब बैन का मामला। मगर इस खबर पर हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि आखिर शराब पर ही बैन लगाने की क्यों हो रही है मांग। पहले बजट में सब कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। कहा, जनता ने हमें 5 साल दिए हैं, अभी बहुत कुछ करना है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हुआ फिर शुरू। मुगल रोड और सिंथन टॉप बाईपास पर यातायात प्रभावित। जम्मू में पुलिस ने 2 अलग अलग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कई चोरी के मामलों को सुलझाया। अब खबरें विस्तार से डिटेल से आपको बताते हैं कि आखिर इन हेडलाइंस के पीछे की हकीकत और पूरी कहानी क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव के चलते भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक फ्लैग मीटिंग आज चकंदाबाग इलाके में की। चकंदाबाग पुंछ जिले में आता है। पुंछ में और राजौरी में पिछले कुछ महीनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बना हुआ था। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाना, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें करना, ऐसी काफी सारी घटनाएं लगातार हो रही थी। मगर फरवरी में कुछ ऐसा हुआ को जिसको लेकर तनाव ज्यादा बढ़ गया। फरवरी महीने में ही 11 फरवरी को जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें भारतीय सेना का एक कैप्टन और एक नायक शहीद हो गए। उसके बाद से भारतीय सेना भी अलर्ट पर हो गई और लगातार करीबन 24 से 36 घंटे तक गोलीबारी होती रही। उस गोलीबारी के बाद दोनों ही सेनाएं आमने सामने आई और एक फ्लैग मीटिंग आज पुंछ में हुई। इस फ्लैग मीटिंग में हालांकि आधिकारिक तौर पर क्या हुआ ये तो अभी तक हमारे सामने नहीं है, मगर हमने जो आर्मी सोर्सेज और डिफेंस सोर्सेज के हवाले से जानकारी ली है, दोनों ही सेना के अधिकारी जो फ्लैग मीटिंग में शामिल हुए, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात ठीक करने के लिए दोनों ही सेनाओं को अपनी तरफ से एग्रेसिव नहीं होना होगा। वहीं हालांकि पाकिस्तान हर बार इस बात पर तो मानता है कि उसकी ओर से कोई भी सीज फायर का वायलेशन नहीं होगा, मगर हर बार पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से ही होता है। यह मामला आज का नहीं है बल्कि कई दशकों से चला आ रहा है। वहीं पाकिस्तान ये कभी नहीं मानता कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के प्रयास होते हैं। हालांकि इतना ही नहीं, पाकिस्तान को यह मानता ही नहीं है कि पाकिस्तान की धरती से भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। मगर ये एक बड़ा सच है कि पाकिस्तान की ही धरती से भारत की ओर आतंकी भेजे जाते हैं और इस ओर आतंक फैलाने की कोशिश होती है। खैर, आज की फ्लैग मीटिंग में दोनों ही सेना के अधिकारी जो पहुंचे थे, उन्होंने इसी बात पर सहमति बनाई कि आखिर 2003 में जो सीज फायर का एक एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में हुआ था, उसको आगे बढ़ाने के लिए सीज फायर को बना रहने देना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर ये सीज फायर तकरीबन बना हुआ है, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि जम्मू कश्मीर में ही 720 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर है, यहां पर कई बार पाकिस्तान की ओर से कई लोकेशंस पर लगातार गोलीबारी की जाती है और इसके पीछे कारण यही होता है कि पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड में मौजूद आतंकियों को इस ओर भेजना चाहता है और पाकिस्तान की सेना के ऊपर आईएसआई और आतंकी सरगनाओं का प्रेशर रहता है। तो खैर, उम्मीद ये करते हैं कि आज की फ्लैग मीटिंग के बाद क्या पाकिस्तान कुछ थोड़ा सुधरेगा या फिर लगातार पाकिस्तान जिस तरह की नापाक हरकतें करता है और दोगली नीति करता है वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। खैर, कुछ भी हो, भारतीय सेना हमेशा से अलर्ट रहती है और भारतीय सेना के अधिकारी हों या भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सेना को पूरे निर्देश हैं अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए और सेना उसके लिए पूरी तरह से काबिल भी है। फ्लैग मीटिंग के बाद अगली खबर जुड़ी हुई है शराब से और आज इस खबर पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर इस हेडलाइन के पीछे है क्या।
कुछ दिनों पहले हमने भी आपको एक खबर दिखाई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन दो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के एक एक विधायक इस बार 3 मार्च से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ये रेजोल्यूशन उन पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं बल्कि इंडिविजुअल तौर पर एमएलएस का है, और ये रेजोल्यूशन है शराबबंदी को लेकर। बहुत बार कश्मीर के कई सारे विधायक, कई सारी राजनीतिक दल शराबबंदी को लेकर मांग उठाते रहे, मगर अब जरा इसको विस्तार से जानते हैं कि आज क्या हुआ। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के बाद अब श्रीनगर के अति व्यस्त माने जाने वाले और विश्व प्रसिद्ध लाल चौक में लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी ये मांग रखी है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। अब बड़ी बात इसमें यह आती है कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये मांग क्यों उठ रही है और कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण यह है कि कश्मीर में शराब नॉर्मली, क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब नॉर्मली बैन होती है, इसलिए कश्मीर में शराब की दुकानें भी कम हैं और वहां बहुत कम शराब की बिक्री होती है। मगर भारत की कई और टूरिज्म स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर भी एक टूरिज्म यूटी स्टेट है। जम्मू कश्मीर की बैकबोन टूरिज्म है और यहां पर टूरिस्ट आते हैं और खास तौर पे कश्मीर में ठंडा मौसम रहता है, इसलिए वहां पर घूमने आए लोग शराब का सेवन करते हैं। हालांकि शराब होटल्स में भी मिलती है, बार्स में भी और दुकानों पर भी। मगर जम्मू कश्मीर को अगर हम कुल मिलाकर भारत के कई सारी और स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री कई सारी स्टेट से कम है। और एक बात और भी है कि जम्मू कश्मीर में अगर एक हम डिवीजन करें तो कश्मीर रीजन से बहुत ज्यादा नंबर में वाइन शॉप्स जम्मू में है। एक आंकड़ा मैं लेकर आपके लिए आया हूं, जिस आंकड़े के मुताबिक कुल मिलाकर भारत में एक दिन में 336 के करीब लोगों की मौत शराब पीने से होती है। अब सभी ये लोग शराब पीने से नहीं मरते, बल्कि शराब पीकर गलत गाड़ी चलाने से, एक्सीडेंट के कारण या लड़ाई झगड़े के कारण, यानी कि मौत के पीछे कोई कारण ये हो सकता है। अमूमन तौर पे हम देखें तो जितने भी रोड एक्सीडेंट्स भारत में हर रोज होते हैं उसमें 30 से 40% रोड एक्सीडेंट्स के पीछे लिक्कर या बाकी ड्रग्स की ओवरडोज का कारण भी रहता है। इसी हिसाब से अगर पूरी दुनिया का आंकड़ा देखा जाए तो साल भर में 1,78,000 मौतें शराब पीकर लड़ाई झगड़ा, गलत गाड़ी चलाना या फिर सेहत खराब होने से भी होती है। मगर ये आंकड़े उन आंकड़ों से बहुत कम हैं जो आंकड़े ये बताते हैं कि जो बैंड ड्रग्स हैं, जिसमें हेरोइन यानी कि चिट्टा, अफीम, चरस, पॉपी स्ट्रॉ, गांजा, ये सभी आते हैं, जितनी उनके सेवन से होती है। और बहुत बार हमने ये देखा गया है कि शराब के ओवरडोज से बहुत कम लोग होते हैं जो सीधे जिनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि मौत के चांसेस, जबकि ड्रग्स जो बैंड ड्रग्स हैं उनके ओवरडोज से बहुत सारे लोग पूरे साल में दम तोड़ते हैं और इसमें अधिकतर युवा होते हैं। मैंने बहुत सारा सर्च करने की कोशिश की मगर कुछ ऐसे आंकड़े निकल कर नहीं आए कि जिससे ये पता चल पाए कि कितने लोग एक साल में बैंड ड्रग्स के कारण मरते हैं। हालांकि बहुत सारी संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं और जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रेजोल्यूशन लाने की बात कर रहे थे, उसी समय जम्मू में बैंड ड्रग्स को लेकर लगातार पिछले एक दशक से भी अधिक समय से मुहिम चला रही एक संस्था टीम जम्मू और उसके अध्यक्ष जोरावर सिंह जम्वाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि क्यों ना इस बार के असेंबली सेशन में एक रेजोल्यूशन इस बात पर भी लाया जाए कुछ विधायकों द्वारा कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो बैंड ड्रग्स की बिक्री होती है उसको लेकर सख्ती की जाए, सख्त कानून बनाए जाएं और जो लोग इन बैंड ड्रग्स की स्मगलिंग में या पेडलिंग में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किंग पिन्स को ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जाए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 90 एमएलए जम्मू कश्मीर में हैं, मगर कभी भी असेंबली के ऊपर एकजुट आवाज नहीं आई जम्मू और कश्मीर के सभी विधायकों द्वारा कि बैंड ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई हो। जबकि शराब और सिगरेट ये तो ऐसी चीज है जो लाइसेंस से मिलती है। शराब के तो फिर भी लाइसेंस होते हैं, मगर सिगरेट और तंबाकू के बाकी प्रोडक्ट्स तो हर दुकान पे मिलते हैं। अब इसमें एक बड़ी बात और भी है कि शराब बैन को लेकर बहुत बार कश्मीर के विधायक और कश्मीर के ट्रेडर्स फेडरेशंस या अलग अलग एसोसिएशन आवाज उठाती रहती हैं। तो आखिर सिगरेट बैन को लेकर क्यों नहीं?
एक सर्वे के मुताबिक जिस तरह जम्मू में शराब की बिक्री ज्यादा होती है, उसी तरह कश्मीर में सिगरेट और बाकी टोबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होती है। कश्मीर में के लोग जम्मू के मुकाबले अधिक धूम्रपान करते हैं और सिगरेट की दुकान तो सुबह दूध की दुकान से भी पहले खुल जाती है और रात को दवाइयों की दुकान के भी बाद बंद होती है। जबकि शराब की दुकान का लाइसेंस होता है और उस लाइसेंस के हिसाब से ही आप शराब बेच सकते हैं और उसका एक समय सीमा तय होती है। दूसरा, शराब को कभी भी आप रास्ते में चलते हुए सड़क पर नहीं पीते, जबकि स्मोकिंग हालांकि पब्लिक प्लेसेस पर चाहे बैन है, मगर कश्मीर में भी आपको चलते फिरते सिगरेट पीते हुए, स्मोक करते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे। और स्मोकिंग से भी बहुत सारे लोगों को लंग कैंसर या उसकी वजह से मौत होती है। स्मोकिंग की एक और चीज भी है कि एक्टिव स्मोकिंग के साथ साथ पैसिव स्मोकिंग से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। यानी कि लोग अपने घरों में ही जब स्मोक कर रहे होते हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर या उनके बच्चों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उनकी सेहत के साथ साथ उनके जीवन पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो आखिर सिगरेट या टबैको के बाकी चीजों को बैन करने के लिए आज तक कश्मीर के किसी भी विधायक ने आवाज क्यों नहीं उठाई? और बड़ी बात यह है कि उससे भी बड़ी बात कि श्रीनगर पुलिस जहां लगातार काम कर रही है कि हेरोइन, चिट्टा या अन्य बैंड ड्रग्स, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो आखिर क्यों कश्मीर के कोई विधायक इस बात को लेकर रेजोल्यूशन नहीं ला रहे कि कश्मीर में जो लोग इन बैन ड्रग्स को बेच रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और कानूनों को ज्यादा सख्त किया जाए? तो आखिर टारगेट शराब को ही क्यों, जबकि एक तरफ देखा जाए तो शराब तो लीगल है और उसको लाइसेंस के साथ ही लोग बिक्री कर रहे हैं। और हम दुनिया के कोई भी विकसित देश को देखें, वहां पर हालांकि शराब पर टैक्सेस भी बहुत कम है और सरकारों को इसका रेवेन्यू भी बहुत आता है। और दूसरी ओर जब हमने कुछ विधायकों और नेताओं से जम्मू में बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने कैमरा पर तो ज्यादा नहीं बताया, मगर हमें इस बात को साफ तरीके से बताया कि शराब से बहुत ज्यादा लोगों को कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसको खरीदनी है वही खरीदेगा। और शराब इतना महंगा नशा भी है कि कोई जब इसको पिएगा तो कम से कम सड़क पर खड़ा होकर नहीं पी पाएगा। हालांकि हम शराब बिक्री या शराब के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, मगर बात यह आती है कि क्यों इन नशों को हम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं और वही चीज को बैन करने की बात कहते हैं जो हमें या हमारे हिसाब से सूट नहीं करती। जब नशा तो नशा है, वो फिर चाहे धूम्रपान हो या शराब या किसी बैन ड्रग का। तो अगर आपको बात करनी है तो क्यों ना आवाज यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से उठाई जाए और समाज को सही करने के लिए उठाई जाए। खैर, ये फैसले सरकार को लेने हैं और रेजोल्यूशन जब आएगा उसके ऊपर जो मत बनेगा वो भी विधायकों को देखना है, मगर हमारी कोशिश थी कि आपको विस्तार से इसकी जानकारी दी जाए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो खबर सियासत से है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और सरकार से जुड़ी हुई है। पहले बजट में सब कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर में थे और मीडिया के सवाल का जवाब दे रहे थे। वो एक कार्यक्रम से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का पहला बजट आ रहा है, आप कैसे देखते हैं, जो जनता की आपसे उम्मीदें हैं? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, पहले बजट में ही सब कुछ नहीं मिल सकता, हमें जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया है और 5 साल में हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला भी एक तरह से सही कह रहे हैं कि अभी जो पहला बजट है उसमें वो अपने सभी वादों को पूरा नहीं कर सकते। और बड़ी बात यह है कि बजट जो भी जम्मू कश्मीर का आएगा उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से प्रस्ताव केंद्र सरकार यानी कि एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके तहत जम्मू कश्मीर यूटी आती है, उनके सामने रखना है। उसमें से कितनी चीजें मंजूर होंगी, कितनी नहीं, ये देखना होगा और इसका अभी पूरी तरह से मुख्यमंत्री को भी जानकारी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने जो प्रायोरिटी और जो जरूरी है उनको ही पहले रखा होगा। तो अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर का बजट इस बार कैसा होता है और उसमें जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार का योगदान कितना होता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल बारिश और बर्फबारी के बाद कहीं यातायात पर ब्रेक लगी थी, मगर आज सुबह से यातायात फिर शुरू हो गया और आज स्मूथ तरह से ट्रैफिक चली। वहीं दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले अल्टरनेट हाईवेज जैसे कि मुगल रोड और सिंथन टॉप बाईपास, इन दोनों पर यातायात घंटों प्रभावित रहा। हालांकि ये तीनों हाईवेज ट्रैफिक के लिए खुल चुके हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अभी मौसम और खराब हो सकता है,
इसलिए जब भी आप यातायात पर निकलें एक बार हाईवे की जानकारी लेकर ही निकलें। अगली खबर की बात जम्मू कश्मीर की आम जनता से जुड़ी हुई, खास तौर पे जम्मू की। जैसे हमने कल भी बात की थी कि जम्मू में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए कुछ नए अधिकारियों को लगाया गया, कुछ ट्रांसफर्स और तबादले किए गए। उसी में जम्मू पुलिस लगातार कमर कस चुकी है, खास तौर पे चोरियों और डकैतियों के खिलाफ। और जम्मू कश्मीर पुलिस में खास तौर पे जम्मू जिले में आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पुलिस ने की। एक नॉर्थ पुलिस ने सुबह जानीपुर पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद साउथ पुलिस ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। दोनों एसपीज नॉर्थ और साउथ, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से ये बताया कि किस तरह पुलिस काम कर रही है। और खास तौर पे जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 7 से 8 मामले चोरी के सुलझाए गए, उसमें बहुत सारी रिकवरी भी की गई है। और पुलिस का कहना है कि बहुत सारे जो मामले रजिस्टर हुए हैं उनके पास, उन मामलों के ऊपर लगातार काम चल रहा है और पुलिस कमर कस चुकी है चोरों और डकैतों के खिलाफ। और जम्मू कश्मीर में अब क्राइम ग्राफ पर काबू जल्द पा लिया जाएगा और खास तौर पे चोरी के मामलों पर नकेल भी कसी जा रही है। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। और अब बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। आज के थॉट में बात करेंगे शिक्षा और विद्या की। हमारे सफल जीवन के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें शिक्षित करके जीवनी कमाने का साधन देती है, जबकि विद्या हमें उसी जीवन का सार समझाती है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना भी जरूरी है और विद्या की जानकारी होना भी जरूरी है। अब इन दोनों में फासला कितना है ये आप तभी जान पाएंगे जब दोनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम और थॉट सही लगा होगा, और लगातार हमें लाइक, फॉलो और शेयर करते रहिए और डीएम करके जरूर बताइए कि आपको हमारा यह नया पैटर्न कैसा लग रहा है। बहुत धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल।